जय हिंद डियर कैडेट्स, आप सभी का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं अभिषेक द्विवेदी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आया हूं। इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर सेम इसी तरीके के पैटर्न पे फॉलो अप होगा। तो इस तरीके से मेजर कलसी परिवार आप सभी के लिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर के आ रहा है। तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और देखिए कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न आपके रहा सामने स्क्रीन पे ये, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल? ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री, पोचिंग, एग्रीकल्चर। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। देखो, दो चीजों पे आप जा सकते हो एज फॉर क्वेश्चन कंसर्न, जैसा कि प्रश्न से संबंधित है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, या तो आप व्यापार पे जाओगे या फिर कृषि पे। लेकिन घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर बात करी जाए तो मुख्य व्यवसाय जो था वो था एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा बेटा? डी विल बी द राइट आंसर। शायद उम्मीद करता हूँ आपको अब सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ से उन क्वेश्चंस को देखिएगा और शायद आप बेहतर फील करेंगे। एक तरफ से अगर उन प्रश्नों की मैं बात करूँ तो देखें आप लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता, किसकी बात करेंगे हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सभ्यता का नाम, पहले तो टाइम पीरियड जान लें आप। टाइम पीरियड मतलब समय काल क्या था? अकॉर्डिंग टू द C14 मेथड 2500 BC टू 1750 BC। ये कार्बन डेटिंग के आधार पर C14 मेथड के आधार पे ये विधि थी। किस मेथड के आधार पे? C14 मतलब कार्बन 14 के आधार पे इस विधि का प्रयोग किया गया और 2500 BC से 1750 BC। यह बात क्लियर है सभी को? इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 से 1750 BC, C14 कार्बन डेटिंग के आधार पे बताई गई। अब सिंधु सभ्यता के बहुत सारे, नदी घाटी सभ्यता थी तो सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा, इसी का दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसका नाम दूसरा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा पहला स्थान था जिसकी खोज की गई। इसी को बोला जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अच्छा, ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉपर और टिन, तांबा और टिन का प्रयोग हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। इसी को क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो क्या निकल करके आती है? इसी को बोला जाता है अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब शहरी सभ्यता। और इसे अर्बन सिविलाइजेशन किसने कहा था? इसे अर्बन सिविलाइजेशन किसने कहा था बेटा? इसे अर्बन सिविलाइजेशन किसने कहा था? इसे कहा था बेटा अर्बन सिविलाइजेशन किसने? वीजी चाइल्ड महोदय ने। मतलब ये शहरी सभ्यता थी, मतलब ग्रामीण परिवेश नहीं था। क्लियर है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतर बात, आप सबको पता होगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मदर गॉडेस मातृदेवी एवं, मतलब मातृदेवी फीमेल देइती जिसे कहा जाता था, फीमेल देइती। दूसरे नंबर पे पशु पतिनाथ, प्रोटोटाइप ऑफ शिवा, मेल देइती। इन दोनों की पूजा होती थी। क्लियर है बात? तो यहां तक आप समझ गए होंगे
डॉग पवित्र पक्षी हुआ करता था। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की पूजा होती थी, यानी कि पुरुष देवता और अगर कहूँ तो मैं वुमन देवती दोनों की पूजा होती थी, मदर गॉडेस। दूसरे साथ अगर समझे तो आप, जो हमड बुल होता था, कुबड़ वाला सांड, उसको भी मतलब पूजा जाता था। कोबरे की भी पूजा होती थी, नेचर की पूजा होती थी। ठीक है, ये आईवीसी में। और आईवीसी की अगर बात करते हैं तो इनकी स्क्रिप्ट का नाम था पिक्टोग्राफिक, जो इनकी स्क्रिप्ट थी। हालांकि वो पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए आईवीसी को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक। इनकी जो स्क्रिप्ट थी ना, लिपि, वो थी पिक्टोग्राफिक। कैसी थी बेटा? पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक। इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी? भाव चित्रात्मक। शायद उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एक एक बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और यहाँ तक कोई खुजली आपको नहीं होगी। पिक्टोग्राफिक का मतलब भाव चित्रात्मक। ठीक है, और आपको बता दूं, जो लिखने की कला थी, इसको जो राइटिंग स्टाइल थी, वो बाउस्ट्रोफीडन थी। वो क्या थी? बाउस्ट्रोफीडन, यानी कि लिखने की जो कला थी उसको कहा जाता था, राइटिंग स्टाइल को, बाउस्ट्रोफीडन। और ये लिपि कैसे लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट। कैसे लिखी जाती थी बेटा? राइट टू लेफ्ट। शायद किसी को कोई खुजली नहीं हुई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कोई खुजली नहीं, यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चले। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? श्रावण वेलगोला इज रिलेटेड टू द विच रिलीजन? श्रावण वेलगोला का संबंध किस धर्म से है? आप सबको पता होगा, हम श्रावण वेलगोला की बात कर रहे हैं। श्रावण वेलगोला किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अच्छा, श्रावण वेलगोला में क्या हुआ था? 298 बीसी में, 298 बीसी में ये वही स्थान है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? संलेखना प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर का त्याग किए थे। संलेखना, और ये संलेखना प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ तो उसे उपवास या फास्टिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उपवास या फास्टिंग ना। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण करे अपने शरीर को छोड़ देना, इसे कहा जाता था संलेखना। और जैन धर्म में, अब जैन धर्म की बात चली है तो जैन धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ की बात करेंगे तो उसका नाम था 12 अंग, 12 अंगास। जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ 12 अंग। इसके साथ साथ अगला प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, व्हाट द मीन्स ऑफ तीर्थंकर? तीर्थंकरा का मतलब ये होता है कि जो जीवन का भवसागर है उसे पार करा दे जो व्यक्ति। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता था। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे बेटा? फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव। और इन्हीं को कहा जाता था आदिनाथ। क्या कहा जाता था? आदिनाथ। कोई खुजली, कोई समस्या? तो ये प्रथम तीर्थंकर थे या जैन रिलीजन के फाउंडर थे। रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन की अगर बात करी जाए, क्या बोलूं मैं? रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। तो आप सबको पता होगा वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन थे बेटा? रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन आपको पता होना चाहिए, स्वामी महावीर। कौन थे? स्वामी महावीर। ये शायद क्लियर होगी आपको बात, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। तो जैन श्रावण वेलगोला किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से है। और जो स्वामी महावीर थे ना, वो किस लैंग्वेज में अपने सरमन उपदेश दिया करते थे? जो इनके सरमन उपदेशों की भाषा होती थी बेटा, जो इनके उपदेशों की भाषा होती थी, उस भाषा को कहते थे प्राकृत या अर्धमगधी भाषा। प्राकृत या अर्धमगधी भाषा। अब बताओ कोई खुजली? मगधी। ठीक है, इनके उपदेशों की भाषा। और आप सबको पता होगा 2 जैन संगीतियां हुई थी, जैन काउंसिल हुई थी। कितनी हुई थी बेटा? 2 जैन संगीतियां हुई थी। अब पहली कब हुई? 308 बीसी में। और कहाँ हुई थी? आप सबको पता होगा पाटलिपुत्रा में। यहाँ पे लिख लीजिए पाटलिपुत्रा।
अब जैन संगीति क्यों होती थी? जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। दूसरी 512 एडी में कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी, गुजरात। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिली। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। एक एक प्रश्न के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखिए आपका एग्जाम। अब हु वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर इंडिया? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? चंगेज खां, तैमूर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था बेटा? महमूद गजनवी। अब आप सबको पता है कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 टाइम्स अटैक किए। कितने टाइम्स बेटा? 17 टाइम्स। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 एडी में। कहाँ पर आक्रमण बेटा? 1025 एडी में इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसका आक्रमण। अंतिम आक्रमण इसका कब हुआ? 1027 में। और कहाँ पे हुआ बेटा? सिंध के क्षेत्र में। कहाँ पे? सिंध के क्षेत्र में। महमूद गजनवी के साथ एक स्कॉलर आए थे बेटा। कौन? महमूद गजनवी साहब के साथ एक स्कॉलर आए थे। महमूद गजनवी के साथ जो स्कॉलर आए थे उनका क्या नाम था बेटा? आप सबको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर, उनका नाम था क्या? महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी। क्या नाम था बेटा? अल बरूनी। और आपको पता होगा अल बरूनी ने ही एक बुक लिखी थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस टाइम पीरियड में। उसका नाम था किताब उल हिंद या तहकीकाते ए हिंद। किताब उल हिंद या तहकीकाते ए हिंद। अब बताओ कोई खुजली, कोई समस्या ना? या इसी को कहा जाता था वारियाते हिंद। यहाँ तक क्लियर है? आई होप एक एक बात सारी क्लियर हो रही होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सत्र बहुत बेहतर लगेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये बातें क्लियर हो गई। दूसरा, आपको पता होना चाहिए बेटा, इन्हीं के साथ उत्बी भी आए थे और उत्बी ने ही कहा था इंडिया इज़ अ गोल्डन बर्ड। तो आप समझ रहे हो, भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा बेटा। उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान हम आप जैसे लोग करेंगे। तो ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलें बेटा। यहाँ कोई खुजली, कोई समस्या नहीं सर। महमूद गजनवी। अब आगे की ओर चलें। तुलसीदास वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, यानी कि बेटा क्या बोल रहा है? कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है पता है? समकालिक। जैसे मैं आपका टीचर हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके समकालिक। तो भैया तुलसीदास वॉज द कंटेम्प, औरंगजेब के शासनकाल में नहीं, बाबर नहीं, अकबर, हाँ बिल्कुल सही है, अकबर विल बी द राइट आंसर। और पूछा जा सकता है बाबर वाला, तो बाबर के समकालिक थे गुरु नानक देव। कौन थे बेटा? गुरु नानक देव ना। चल आगे की ओर चलें बेटा। हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान। बहुत आसान सा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअसली मिलेंगे।
द इमरजेंसी पावर। अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखें आप। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में किस देश से ली गई? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका। आप सबको पता होगा बेटा, दो चीज़ें हमने जर्मनी से ली हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न और सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस और दूसरा कौन सा? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। चल आगे की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या है बेटा? Who is the responsible for the change of name of states or formation? आप जानते हो यूनियन एंड इट्स स्टेट्स संविधान के पहले भाग में बताए गए हैं और आर्टिकल 124 के अंतर्गत ये बातें बताई गई, संविधान का पहला भाग। और आप सबको ये पता ही है कि भैया जो सबसे ज़्यादा पावर अगर हम बात करें तो ओवियस सी बात है राज्यों के नाम में परिवर्तन या नए राज्य के गठन के लिए, वो है हमारी पार्लियामेंट। कौन है बेटा? पार्लियामेंट। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 25। अब आप सब जानते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया जा चुका है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 98 के अंतर्गत। अब इसे क्या बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को बेटा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स। और किस आर्टिकल के अंतर्गत रख दिया गया है? इस आर्टिकल 31 को सस्पेंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, सस्पेंड, और अब इसकी जगह पर 300A कर दिया गया। अब बताओ कोई खुजली, कोई समस्या? ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24। और अगर इसके बाद बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू कितना हो जाता है? 28 ना। तो 25 से कौन सा होगा? धर्म की स्वतंत्रता से होगा ना, द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो बिल्कुल विल बी द सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई खुजली नहीं। और जो मौलिक अधिकार हैं आपको, इन्हें भारतीय संविधान भाग 3 में बताया गया है और आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 12 टू 35 के अंतर्गत बताया गया है। बताओ कोई खुजली, कोई समस्या? नहीं। अब आगे चले भैया, यहाँ पे देखें, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। आसान सी बात है यार, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं की भी बात हो, सबके जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप जानते हैं बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान समय में हमारे देश के कौन हैं? आप सबको पता होगा। जल्दी से खटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब वर्तमान समय में आपके यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी आप देखे होंगे बहुत कम टेन्योर रहा, तो नए कौन? DY चंद्रचूड़ अपॉइंटमेंट किए गए। इससे पहले कौन थे? UU ललित। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? NV रमन्ना साहब ना। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे बेटा? हीरालाल जे कानिया। कौन है बेटा? हीरालाल जे कानिया। किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, अनुच्छेद 124। अभी जो स्ट्रक्चर है जजों का, वो सुप्रीम कोर्ट में कितना है बेटा? 34 है, 33 + 1, यानी कि 33 जज होंगे, एक चीफ जज होंगे।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पंचायत। आप जानते हो कि अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन के बारे में बताता है और संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं पूरे डीपीएसपी? आर्टिकल 36 to 51। और संविधान के भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 जोड़ा गया, 51 का ए, और इसे ही कहा गया फंडामेंटल ड्यूटी। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं बेटा? 11। ठीक, तो आर्टिकल क्या होगा? अनुच्छेद 40। कोई खुजली नहीं। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट सब लिया हूं ऐसे क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, फेबोस, डेमोस, लेडा, फर्डेलिया। आप जानते हो कि सबसे छोटा कौन सा है? डेमोस। तो विल बी द राइट आंसर। ये किसके? फेबोस और डेमोस किसके सैटेलाइट है? किसके? मंगल ग्रह के, मंगल ग्रह के। और यार ग्रहों के बारे में याद करने का आसान सा तरीका याद कर लो, कभी जीवन में तुम्हें बेटा दिक्कत नहीं होगी ना। मंगल ग्रह ना, अब देखो यहाँ पे छोटा सा सन बना लो, क्या बना लो? सन, और एक छोटी सी ट्रिक लिख लो और सीक्वेंस में सारे सैटेलाइट्स आपको याद हो जाएंगे, कभी जीवन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? माई, वेरी, एलिगेंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट्स। ये देखो आपके 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि हिंदी वाला बच्चा जो है वो भी देख ले। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब यार इन 4 ग्रहों की प्रॉपर्टी सेम होगी। आपको पता होना चाहिए मार्स और जुपिटर के बीच में ही एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, छोटे छोटे कणों की बेल्ट पाई जाती है, उसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, अब देखो ये समीपस्थ ग्रह हैं, सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं, ये सूर्य से दूर ग्रह हैं। ये स्थलीय ग्रह होते हैं, ये गैसीय ग्रह होते हैं। इसमें सबसे अधिक घनत्व अर्थ का होता है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी। लोवेस्ट डेंसिटी होती है सैटर्न की। सबसे कम, देखो इन दोनों के कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, अर्थ का 1 सैटेलाइट है, मार्स का कितना है? 2 है। ठीक है, बृहस्पति का अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो, बृहस्पति का 79। सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में कितना है? सैटर्न का 82। क्लियर है, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है। तो ये पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो गाइनेमीड है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है पूरे सोलर सिस्टम में? तो हम कह सकते हैं कि सर डेमोस है। ठीक है, अब याद हो गया। फादर ऑफ सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। ठीक, तो ऐसे प्रश्न कुछ भी पूछे एकदम खटाक से कर दो आंसर यार। ठीक है भैया,
12 विच रिवर इज द कॉलेज सारो ऑफ चाइना, हांगहो रिवर को कहा जाता है और किसे कहा जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगदीजी है ना, यांगदीजी है। क्लियर हो गई बात, आओ कोई खुजली नहीं करो। ओजोन लेयर इज फाउंड, आपको पता होना चाहिए कि यार कैसे याद करें सर, कुल कितने मंडल हैं। याद रखने का तरीका है TSM और TX, आसान सी भाषा में TSM 1 2 3 4 5 मंडल पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सोस्फीयर। यानी कि ट्रोपो का मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई खुजली। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर की थिकनेस डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। O3 इसका फार्मूला होता है। कोई खुजली हो तो बताओ कहीं भी खटाक से तुरंत ना, ठीक है। तो कौन सा होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। आगे चलें। विच रिवर इज द लंडन सिचुएटेड ऑन, थेम्स, तो आप सबको पता है। अब बताओ कोई खुजली, आगे चलो। द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड बाय विच लाइन, यार बहुत आसान सा है, रेड क्लिफ लाइन है ना। क्लियर हो गई बात, कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, बहुत आसान सा है। अब आगे से चलो। लोनार लेक कहाँ है, लोनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये क्रेटर लेक है बेटा, क्लियर है। कहाँ पे है लोनार लेक, महाराष्ट्र में। और आपको पता होना चाहिए लोकटक लेक कहाँ पे है बेटा, मणिपुर में है। लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में। आगे चलो खटाक से। द काचिन हिल्स फ्रॉम द बॉर्डर विच कंट्री इंडिया, मतलब काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश की सीमा से लगती हैं, म्यांमार। आसान सा क्वेश्चन। आगे चलो। द विच प्लेस ऑफ गुजरात हैज़ द C295 MV एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इज द लॉन्च, बड़ोदरा। कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात में ना। कहाँ पे बेटा, बड़ोदरा गुजरात में। आगे चलो खटाक से। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड, कहाँ होगा बेटा, फिजी में। कहाँ होगा, 2023 में। कहाँ पे आयोजित होगा, फिजी में। और बताओ आगे चलो। लूला डी सिल्वा हैज़ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो बेटा आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में कहाँ के बने हैं, ब्राज़ील के बने हैं। तो इस तरीके का कैसा लगा आपको ये पेपर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इससे रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिएगा, फ्रेंड्स में। इसी तरीके का मॉडल पेपर कंटिन्यूसली पूरी टीम लेकर के आती रहेगी। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है MKC का ऑनलाइन क्लास MKC लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। MKC के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी MKC के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, MKC लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।